सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज है हमारा 1 सितंबर। आजकल डेली डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट डेली डिस्पैच हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो है लास्ट के 2 और 3 डेज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक एडिटोरियल डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस करा था एजुकेशन से रिलेटेड एक एडिटोरियल, और आज हम जो है लेबर से रिलेटेड एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो एडिटोरियल्स हैं कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हमें अपनी जो जनरेशन है उसको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसा है कि एजुकेशन में क्या क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली थी। इन कमियों को कैसे फिक्स करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी है, ये हम यहाँ पे आज भी देख लेंगे। ये सारी चीज़ करेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक है वो बॉम्ब बनने के बजाय डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा न्यू इंडिया का विजन है डेवलप्ड कंट्री बनाना 2047 तक, ये अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सारे जो टॉपिक हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कभी आपको टॉपिक मिल जाता है न्यू इंडिया से रिलेटेड, या फिर डेवलप्ड कंट्री बनाने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक बॉम्ब से रिलेटेड। तो ये सारे जो हमने डिस्कशन करे हैं, इसी की जो नॉलेज है वो आपको काम आएगी, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से जो है कमेंट में पूछा था कि सर हमें को समझ तो आ गया एडिटोरियल लिखना कैसे है। तो वो भी आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है, बेसिकली कैसे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय महात्मा गांधी। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कर्म को सर्वोपरि बताया है, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी जो है कर्म को ही सर्वोपरि बताते हैं। तो यहाँ पे लेबर का जो महत्व है वो बेसिकली बताया गया। अगर हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, वही क्या है, सबसे एपेक्स लेवल की सर्विस है। तो आई होप कोड समझ आ गया होगा मोरलेस। जो ये जो कोड है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से, क्योंकि जब हम एस्से राइटिंग करते हैं तो स्टार्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है बाय अप्लाइंग द कोट मेथड। तो यहाँ पे कोट इसीलिए जो है मैं डिस्कस करता हूँ, ताकि जो आपके 4 ऐसे हैं उनमें से किसी में कोई कोट फिट आ जाए तो आपको वहां पे हेल्प हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने लेबर पावर और इकोनॉमिक ग्रोथ को मर्ज करते हुए इस टॉपिक से। अब देखो, आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ये लास्ट अभी जो कुछ एक रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी बोला था हमारी जो इकोनॉमी है वो टॉप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुकी है। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो लास्ट अगर 11 सालों में कंपेयर करें तो बहुत फास्ट हो रही है। 2014 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी? 10th लार्जेस्ट। लेकिन वही 2014 से एक डेकेड के अंदर 2025 के अंदर सिर्फ विद इन अ डेकेड हम 10वें नंबर से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी हमारे फेवर के अंदर है। हमने देखा था डेमोग्राफी डिविडेंड के अंदर कि हमारे यहाँ पे अराउंड 60% जो यूथ हैं वो 35 ईयर एज वाले हैं, या कह लीजिए वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर रही है। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वही बेसिकली पैसा कमा के देगी। तो हमारे यहाँ पे जो है कमाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए जो है हमारी इकोनॉमी है फास्ट ग्रो कर रही है। ये यहाँ पे मतलब है, यही यहाँ पे बताया है। क्यों? क्योंकि श्रम शक्ति, ये वर्क फोर्स मतलब श्रम शक्ति जो है इंडिया के अंदर फेवर में है। अब जॉब क्रिएशन जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूथ ज्यादा है तो इसी के हिसाब से जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब यहाँ पे ईयर्स बता रखे हैं कि 2004 से 14 के अंदर कितनी हुई थी। तो 2004 से 14 जो हमारा लास्ट डेकेड था उसके अंदर सिर्फ 2.9 करोड़, या कह लीजिए लगभग जो है सिर्फ 3 करोड़ जो है जॉब जनरेट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो नेक्स्ट डेकेड था, जो नेक्स्ट 10 साल से 2014 से 2024, इसके अंदर 17 करोड़ जो जॉब है वो क्रिएट की गई। तो देख सकते हैं आप कई गुना जो है लास्ट डेकेड से कंपैरेटिवली टू दिस डेकेड ज्यादा जॉब क्रिएट की गई है। तो इसी का जो इम्प्रूवमेंट, इसी का जो कह लीजिए रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला किस रूप में, कि हमारी जो इकोनॉमी थी 10th लार्जेस्ट से अब 4th लार्जेस्ट स्थान पे आ चुकी है, ठीक है। अब देखो, जॉब क्रिएशन होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो सोशल सिक्योरिटी एक्सपांशन भी डेफिनेटली होगा। अब ये क्या चीज होता है? देखो, सोशल सिक्योरिटी एक्सपांशन होता है कि जो वर्क फोर्स होती है वो काम करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सोशल सिक्योरिटी एक्सपांशन, ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स। अब 2015 के अंदर हमारे यहाँ पे जो वर्क फोर्स थी, सिर्फ 19% जो हमारे यहाँ पे इंडियन वर्क फोर्स थी उनको किसी ना किसी तरह की जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी थी। चाहे वो पेड लीव हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे वो कह लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस हो, ये सारी जो सोशल सिक्योरिटीज होती हैं ये सिर्फ 19% जो पॉपुलेशन है उनको प्रोवाइड की करा रखी थी। और मैक्सिमम उनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहते हैं, आपको पता ही है।
लेकिन 2025 आते आते गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीमें लेके आई सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कि अब जाके ये जो सोशल सिक्योरिटी है 19% से ग्रो होके 64.3% हो गई कि गवर्नमेंट की एप्स हैं, वहां पे जाके आप जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आपको सोशल सिक्योरिटी मिलने लग जाएगी। ठीक है। तो अब सोशल सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइडर है इन द वर्ल्ड, आफ्टर किसके? चाइना के। ठीक है। और इसके लिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसने भी इंडिया की तारीफ करी है कि भाई इंडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जॉब क्रिएशन कर रहा है प्लस उसके साथ क्या कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ जाता है? चैलेंजेस आ जाता है हमारी डेमोग्राफी और उसका डिविडेंड या फिर बॉम्ब। हमने डिस्कस भी करा था डेमोग्राफी डिविडेंड के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई है। ठीक है। लेकिन अब जो इकोनॉमी है उसका सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? ऑटोमेशन हो रहा है, जहां पे जो है आपने मैंने एग्जांपल भी लिया था कि पहले हम कस्टमर केयर में कॉल मिलाते थे तो एक इंसान उठाता था। ठीक है। अब उसकी जगह किसने ले लिया? उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया, तो ऑटोमेटेड हो चुका है सारा सिस्टम। उसकी वजह से जो हमारी जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स थी वो बेरोजगार होती जा रही है और वही डेमोग्राफिक जो डिविडेंड किसी टाइम पे बनती वो अब डेमोग्राफिक बॉम्ब बनने वाली है। अब इसी को जो है हम एजुकेशन सेक्टर से कनेक्ट करें तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमने क्या देखा था कि जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो मार्केट के हिसाब से डेवलप नहीं हो रखे। कि यहाँ पे बीटेक करे हुए जो हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या कहती है कि यहाँ पे जो बीटेक करे हुए जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखी है, स्किल इंडिया रिपोर्ट जो है उसमें से सिर्फ 48% या कह लीजिए उसमें से 52% जो स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, 4 साल का कोर्स कर लेते हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस को हमने देखा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज को डिस्कस कर रखा है कि हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स तो बहुत तकड़ी है, 65% जो हमारे यूथ हैं वो 35 साल से कम है। ठीक है। तो मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स है क्योंकि डिपेंडेंट हमारे यहाँ पे कम है। यूरोपियन कंट्री में क्या प्रॉब्लम है? यूरोपियन कंट्री में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोग हैं कमाने वाले वो बुढ़े हो रहे हैं और वो नई जनरेशन को जो है लेके नहीं आ रहे, मतलब वो जो है चाइल्ड बर्थ करते नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट पे ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पे यंग जनरेशन जो कह लीजिए कमाऊ जनरेशन है वो नहीं है, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन हमारी इंडिया के साथ एक ये क्या है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ पे कमाने वाले लोग ज्यादा हैं, 65% है। तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, समझ आ गया होगा, मतलब युवा शक्ति हमारे फेवर में है, इसीलिए जो है इंडिया अब स्ट्रांग बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है हमारा करिकुलम कि मार्केट के हिसाब से स्किल नहीं है और ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज होता जा रहा है। ठीक है। तो यही सारी चीज क्या है, बेसिकली इंडिया के लिए चैलेंज है जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस एडिटोरियल्स के अंदर डिस्कस भी कर ली थी। इसके अलावा जो ट्रम्प है वो टैरिफ पे टैरिफ लगाया जाता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटीज हो गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हो गई, ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट लगाती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या है हमारे लिए चैलेंजेस है। क्या पहला चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंजेस है कि एजुकेशन वाला चैलेंजेस कि हमारे पास स्किल नहीं है जो मार्केट में एक्चुअल में चाहिए बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन और ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। दूसरा आउटर चैलेंजेस है वो क्या है कि ट्रम्प वगैरह जो है गुस्से में आके जो है टैरिफ वगैरह लगाते रहते हैं। तो मतलब सप्लाई चेन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हमारा दूसरा चैलेंजेस है। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसी को टैकल करने के लिए? वही सारी चीज अपने यूथ को प्रोवाइड करानी पड़ेगी जो हम प्रीवियसली डिस्कस भी करके आए हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराओ, फॉर्मल इकोनॉमी से कनेक्ट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, सोशल सिक्योरिटी नेट में लेके आओ, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है जो हमने अभी तक नहीं देखा था, ये तो हमने प्रीवियस एडिटोरियल्स में देख लिया था। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये थोड़ा सा याद रखना। ये वाला हमारी गवर्नमेंट लेके आई है एक स्कीम, जब भी आए सॉल्यूशन में ये चीज जो है आप लिख सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट लेके आई है स्कीम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए बेसिकली स्कीम है जो हमारे इस बजट के अंदर अनाउंस हुई थी। बजट कितना इसको अलॉट कर रखा है? 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट कर रखे हैं और टारगेट है कि भी 35 करोड़ जो है, 35 नहीं 3.5 करोड़ जो जॉब है वो अगले 2 साल के अंदर डेवलप करेंगी। इसके अंदर बेसिकली करेंगी क्या, दो पार्ट हैं। एक तो एम्प्लॉयज जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उन लोगों को 15,000 तक का जो है 2 इंस्टॉलमेंट में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी जो फर्स्ट टाइम ढूंढ रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो
ऑलरेडी जॉब करते थे और वो बेरोजगार हो गए, उनको नहीं, जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं उनको, प्लस जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं उनको 3,000 रुपये पर मंथ जो है, जो नए हायर होंगे उनके लिए गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू प्रोवाइड कराएगी, सोशल सिक्योरिटी से लिंक्ड होगा। मेन फोकस क्या होगा? मेन फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये क्यों मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको पता होना चाहिए। क्यों जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर भारत पे इतना जोर दे रही है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किससे है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हमारे चाइना से। चाइना प्लस यूएसए का जो ट्रेड वॉर है, उससे रिलेटेड चीज की वजह से जो कंपनीज हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो चाइना से शिफ्ट करके दूसरी एशियन इकोनॉमी में लेके जाना चाहती है। इसी के लिए इंडिया जो है यहाँ पे नई नई स्कीम, जैसे पीएलआई हो गया, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, मेक फॉर द वर्ल्ड हो गया, ऐसी सारी स्कीमें लेके आई हुई है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि हम क्या चीज कर रहे हैं एक्चुअल में और क्यों कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट एंड होता है यहाँ पे, क्योंकि अब क्लोजिंग भी कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 2047 तक क्या करना है? अपने भारत को विकसित या कह लीजिए डेवलप्ड इंडिया बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा डेवलप्ड इंडिया? जब हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे कैसे आएंगे? जब हमारे जो लोग हैं वो काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे? जब उनपे जो अभी इकोनॉमी में डिमांड है वो वाली स्किल होगी। तो इसी के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यही सारी चीज, वही सारी चीज रिपीट हो गई। तो अगर ये सारी चीज होगी और हमारे जो यूथ है वो विद डिग्निटी, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, वैसे नहीं जैसे सरकारी नौकर करते हैं कि एहसान करते हैं, वैसे टाइप का नहीं, डिग्निटी वाला वर्क करेंगे, पूरे अच्छे मन से वर्क करेंगे, तो ही जाके हमारा जो भारत है वो विकसित भारत बन पाएगा। सेल्फलेस सर्विस बेसिकली वही करनी चाहिए। और आप डेवलप्ड कंट्री के जितने भी लोगों को देखेंगे उनके अंदर ये चीज बहुत अच्छे से रहती है, वो अपना काम बहुत डिग्निटी से करते हैं, जो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कम पाई जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो एडिटोरियल के अंदर भी वही चीज डिस्कस कर रखी है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे डेवलप करा बनाना है अपनी कंट्री को। आ गया हो तो ये वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको लिखने का ट्राई करना, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, नॉट ओनली यूपीएससी स्पेसिफिक, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीएपीएफ हो गया, सीएससी में भी पूछे जाते हैं ऐसे। तो ये सारा कंटेंट आपका तैयार हो चुका है। अब आती है बारी लिखें कैसे, हाउ टू राइट। ठीक है, हाउ टू राइट, देखो लिखने के सेवरल मेथड्स होते हैं। पहले तो हम जब भी लिखते हैं तो 3 पार्ट में अपने ऐसे को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा इंट्रो, एक होता है हमारा मेन बॉडी, एक होता है हमारा कंक्लूजन, जिसके ऊपर मैंने सेवरल वीडियोस भी बना रखी है। आपके वाले चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे डाल रखी है, हेमंत्रा द लर्नर्स वाले पे, उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी मैं एक चीज करने वाला हूँ, तो वो जल्दी ही आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको उससे पेपर 2 के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक चीज की मैं हमेशा गारंटी देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट भी करा था कि पेपर 1 मुझे नहीं पता पेपर 1 में मेरे मटेरियल में से कितना आएगा, क्योंकि नो बडी विल बी श्योर अबाउट दिस कि मेरे पर्टिकुलर करंट अफेयर के या मैगजीन में से जो है 100% पेपर आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन पेपर टू की मैं गारंटी देता हूँ 100% कि यहाँ से आएगा। 100 नहीं आएगा तो 98 से 99% आएगा। क्योंकि 2000 अगर आप ये जो गया था 25 का पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी टॉपिक बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि मैंने कब डिस्कस करा था और कौन सा एडिटोरियल में डिस्कस करा था। हर एक चीज करंट अफेयर से आई थी। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। पेपर 2 के लिए वही आपके जो सचिन सर हैं वो भी यही बोलते हैं कि 111 नंबर आए थे, और ही डेडिकेटेड दैट क्रेडिट टू मी कि भाई सर की वजह से आए थे। सो आप बस रहिए कंसिस्टेंट, जैसे बोलता हूँ वैसे लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन एक बार दूसरा जो चैनल है उसमें देख लीजिएगा। एक ऐसे मैंने अच्छे से डिस्कस करा था, वो एक बार समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको लिखना कैसे, उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट ये है टैरिफ एंड मेजर्स। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। अभी देखो यूएसए जो है टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, आप सभी को पता है, और वो ऊपर हमने देख भी लिया, ये अनसर्टेनिटी है हमारे लिए, चैलेंजेस है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? द हिंदू के अंदर थोड़े से सॉल्यूशन बता रखे थे, लेकिन ब्रॉड लेवल पे हम जो सॉल्यूशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो बढ़ा सकते हैं यूएसए के साथ, कि आपसी बायलैटरल मीटिंग करके, टॉक करके, जैसे हमारे जो है मिनिस्टर्स कर भी रहे हैं, ताकि यूएसए जो है अपना टैरिफ को रिड्यूस कर ले, एक जो है इक्वल टेबल पे आ जाए, ताकि जो यूएस की डिमांड है जो हमारी डिमांड है वो कहीं ना कहीं इक्वलाइज करके हम जो है एक एग्रीमेंट साइन कर ले। तो एक नेगोशिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अदर एवेन्यू जो है वो हम ट्रेस कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है यूएस को ही माल बेचें, अदर कंट्रियों में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ जो है बायलैटरल मीटिंग करती रहती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। ये भी एक सॉल्यूशन है टैरिफ का। कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है टैरिफ लगाती है। इसके बाद एक सॉल्यूशन क्या है कि अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए। मतलब कि अपने माल को सस्ता बनाए। कैसे बनाएंगे? नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। ठीक है। जो मास स्केल पे अगर जो है डेवलपमेंट होगा, या कह लीजिए मास स्केल पे जो है प्रोडक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलेगा। ठीक है। तो वो चीज हम कर सकते हैं और वो हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। पीएलआई क्या चीज है? यही है। आत्मनिर्भर भारत क्या चीज है? यही चीज है। ठीक है। उसके अलावा जो है हम जो है अपने जो सेक्टर्स हैं जो इन टैरिफ से आउटर जो मार्केट है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे? कि उनकी जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी तो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर डायरेक्टली उनको पैसे दे देंगे कि ये लो तुम हमसे पैसे लो जितने टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो हम पे सैंक्शन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? इनडायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज वगैरह को ले ऑफ कर दे, माफ कर दे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी है एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जो है डिपेंड करती है मिडल ईस्ट के ऊपर, तो इसको हम और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि रशिया वगैरह का ऑयल ले लो, या फिर जो है सस्टेनेबल एनर्जी जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। जो हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। हमारा जो एनडीसीज है वो इसी को करता है। ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी कितना टारगेट जो है वो प्रोड्यूस करना है, वो सारी चीजें। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, पढ़ो और आंसर करो, देखो क्या निकलता है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ठीक है। अभी जो है इसके विनर को जो है घोषित किया गया है। इकलौता हमारा ये एजुकेटेड इंडिया नहीं है। एजुकेट जो गर्ल है, इंडिया का एक एनजीओ है, इसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके अलावा मालदीव के शाहिना अली को मिला है। इसके अलावा फिलीपींस के फाल्वियानो एंटोनियो वी लिविनवा को मिला है। ठीक है। तो इन तीन जनों को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। हमारे यहाँ पे जो दिया गया है उसका थोड़ा सा नाम याद रखना। फाउंडेशन टू गर्ल, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है। ये है वो एनजीओ जिसको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है ये बेसिकली एशिया का जो हाईएस्ट ऑनर सेलिब्रेटिंग अवार्ड इसको माना जाता है। एनुअली दिया जाता है। इसके अंदर एक सर्टिफिकेट और एक मेडेलियन दिया जाता है। मतलब ये जो मुद्रा टाइप का है ऐसा दिया जाता है, इसे ही कहते हैं वो मेडेलियन। कहाँ दिया जाता है? दिया जाता है मनीला मलीना फिलीपींस में। कितनी तारीख को? 31 तारीख को दिया जाता है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये याद रख लेना। कभी कभी यूपीएससी रट्टे टाइप के भी पूछ लेता है। ठीक है। और इस बार तो ज्यादा ही पूछा था। कैटेगरी अवार्ड देखा जाए तो देखो किस चीज के लिए दिया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। अगर तुम गवर्नमेंट सर्विसेज में हो और तुमने बिना जो है करप्शन लिए बहुत अच्छा जो है अद्भुत जो है सर्विस प्रोवाइड कराई है, तो आपको रमन मैग्सेसे दे सकते हैं। एनजीओ वगैरह में हो, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं तो देख सकते हैं। कम्युनिटी लीडरशिप में सर्विसेज प्रोवाइड कराई है तो दे सकते हो। जर्नलिज्म में हो और एकदम जो है बिना डरे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एकदम आवाज उठाई है तो दे सकते हैं। पीस और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दे सकते हैं और लीडरशिप के लिए मिलता है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क के लिए, जैसे हमारे सत्यार्थ प्रकाश जी को, ठीक है, उनको भी दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं जिनके लिए अवार्ड दिया जाता है। अगर आ गया हो समझ तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको भी अटेंड करो। नेक्स्ट है हमारा युद्ध अभ्यास, युद्ध कौशल 3.0 एक्सरसाइज है। युद्ध कौशल 3.0 किसकी एक्सरसाइज है? किन दो कंट्री की एक्सरसाइज है? सिर्फ इंडिया की है, हमारी इंडियन आर्मी की। किसके लिए? क्योंकि आपको पता होगा चाइना के साथ जो है हमारा नेगोशिएशन चल रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके। और अरुणाचल प्रदेश में काफी सारी हमने एक्सरसाइजेस करी हैं, अभी तिब्बत के साथ भी करी थी, हमें लास्ट देखा था। तो ये जो हमारा कौशल है, युद्ध कौशल है 3.0, ये कैसे जो हमारी आर्मी है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है वॉरफेयर के लिए, उसका एक एक्सरसाइज था। ठीक है। तो इंडियन आर्मी का है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें जो प्लाटून थी वो थी अश्नी प्लाटून। बस ये जो की नाम होते हैं इसको थोड़ा सा याद रखना है, पीआईबी में भी आया था ये। ठीक है। पीआईबी की तो आपको पता ही होगा कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली पूछ रहे थे, तो ये वहीं से है। आई होप समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है। युद्ध कौशल, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ट्रेडिशनल कॉम्बैट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बैटलफील्ड में यूज करना है, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको ट्राई करो करने का।
देखो होता है या नहीं होता, और यही है आज के डेली डिस्कशन में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर 2 के लिए एकदम निश्चिंत रहो, और पेपर 1 के लिए तो आपको पता ही है कि कोई भी जो है 100% गारंटी नहीं दे सकता कि लो भाई मेरा मटेरियल है ये पढ़ लो हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक जो है, हमारी स्टैंडर्ड बुक जो है, सिर्फ उसको प्रेफर करो, और किसी नोट्स को प्रेफर मत करो फॉर पेपर 1, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। टेक केयर एवरीवन, कल फिर मिलते हैं।